करण प्रगति के साथ अंदर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि स्टेज पर नताशा नहीं बल्कि प्रकृति थी, कार्तिक के दुल्हन के रूप में। एक शाम में ऐसा क्या हुआ था कि प्रकृति जो करण से प्यार करती थी, उसे अपने बॉस कार्तिक सिंघानिया से शादी करनी पड़ी, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी या कहें तो नफरत करती थी। आश्चर्य तो सभी को बहुत हुआ था, क्योंकि सभी कार्तिक और नताशा की शादी के लिए आए थे और नताशा के घर वाले यहीं हैं, तो फिर नताशा कहाँ है? पर कार्तिक सिंघानिया से ये बात पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सभी ने बारी बारी स्टेज पर जाकर दूल्हा दुल्हन को तोहफे दिए और धीरे धीरे कर सब निकल गए। रह गए थे तो बस कार्तिक, प्रकृति, अनु, प्रगति, शिखा और करण, जिसका दिल आज एक बार फिर टूटा था। अंत में प्रगति और शिखा प्रकृति के पास जा पहुंचे। उन्हें देख कार्तिक मुस्कुराते हुए उनसे थोड़ी दूर पर चला गया। प्रकृति, ये सब क्या है? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। करण बेचारा तुझे कब से फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था और तूने एक बार भी हमें नहीं बताया। प्रकृति बोले ही जा रही थी, पर प्रकृति चुपचाप अपनी आंखें नीचे किए हुए खड़ी थी। उसमें आंखें ऊपर करने की हिम्मत ही नहीं थी कि एक बार अपनी पलकें उठाकर करण की तरफ देख सके। थोड़ी देर बाद शिखा प्रगति प्रकृति को चेंजिंग रूम में ले गई। बोल ना प्रकृति, ये सब क्या है? मेरा तो जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बोल तो प्रकृति, ऐसा क्या हुआ जो तुझे कार्तिक सर से शादी करनी पड़ी? और नताशा, वो कहाँ गई? प्रगति और शिखा प्रकृति से सवाल पर सवाल किए जा रहे थे और उसके मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकला। निकला तो बस इतना कि मुझे देर हो रही है, कार्तिक मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल प्रकृति चेंजिंग रूम से बाहर आ गई। प्रकृति, घर चलें, सब हमारी राह देख रहे होंगे, कार्तिक ने प्रकृति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। प्रकृति ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और कार्तिक के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। प्रकृति तो चली गई आगे, पर कोई था जो वहीं का वहीं रह गया। करण जौहर प्रकृति को अपने दिल की बात बताने वाला था, पर एक शब्द भी ना कह पाया। प्यार में उसे आज फिर एक बार धोखा मिला था। वो बस कार्तिक की गाड़ी को जाते हुए देखता ही रहा। कार्तिक की गाड़ी एक बंगले के सामने आकर रुकी, जो लाइटों से सजा हुआ था। गाड़ी का दरवाज़ा खोल कार्तिक तुरंत अंदर की तरफ चल दिए। आ जाओ अंदर खुद ही, तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा। इतना बोल कार्तिक घर के अंदर चला गया। कार्तिक की आवाज़ सुनते ही प्रकृति की सूखी पड़ी आंखों से आंसू निकल पड़े। पर थोड़ी देर बाद प्रकृति ने यह महसूस किया कि किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला है। आइए मैम, सिंघानिया हाउस में आपका स्वागत है। साहब बहुत थक गए हैं ना, इसीलिए ऐसा बोला, पर हमारे साहब बहुत अच्छे हैं। वॉचमैन के इतना कहने पर भी प्रकृति ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी से बाहर निकली और घर के अंदर चल दी। बाहर से सजे इस बंगले में क्या अंदर कोई नहीं रहता है? क्या बस कार्तिक सिंघानिया ही इस पूरे घर में रहता है? अपने मन में कई सारे सवालों की पोटली लिए धीरे धीरे कदमों से प्रकृति आगे बढ़ी चली जा रही थी कि किसी के बोलने की आवाज़ सुन प्रकृति के पैर रुक गए। क्या इस घर में किसी को ये भी नहीं पता कि नई दुल्हन जब घर आती है तो उसका स्वागत किया जाता है और कुछ रस्में भी की जाती हैं? प्रकृति के कदम चलते चलते रुक गए। ये तो कार्तिक सर की आवाज़ है, पर यह बात किससे कर रहे हैं? कार्तिक, तुमने हमसे झूठ कहा है, हम सबको धोखे में रखा है। तुम नताशा से शादी करने वाले थे, फिर ये लड़की कहाँ से आ गई? शादी के पहले रस्में हमने नताशा के साथ की थी और शादी के बाद की रस्में तुम्हारी इस दुल्हन के लिए करें, जो कहीं से भी रईस खानदान की नहीं लगती है। पता नहीं कौन से खानदान की है, पता नहीं कौन सी नीची जाति की है। प्रकृति, कार्तिक सिंघानिया है वो, मेरी पत्नी, आपकी और इस घर की बहू है। अब से आप जो भी उसके बारे में बोलेंगी तो याद रखना, वो बस प्रकृति सिंह नहीं बल्कि प्रकृति कार्तिक सिंघानिया वो बोलेंगी। और कोई मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी गलत कहे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे सुमित्रा, क्या कर रही हो? तुम भी बेचारी नई नवेली दुल्हन दरवाजे पर खड़ी है और तुम ये क्या कह रही हो? जाओ पहले उसे अंदर ले आओ, बाकी जो भी करना है बातें बाद में करना। कार्तिक के पिता योगेंद्र सिंघानिया ने अपनी पत्नी सुमित्रा को समझाते हुए कहा। सुमित्रा योगेंद्र की पत्नी थी, पर कार्तिक की माँ नहीं, बल्कि उसकी सौतेली माँ थी।
योगेंद्र जी की बात आखिरकार सुमित्रा को माननी पड़ी और सुमित्रा ने प्रकृति का स्वागत बड़े ही आदर से किया। कितनी सुंदर तो है हमारे लड्डू की बहू, तुम खामखा इतना बोले जा रही थी। कार्तिक के पिता के दोनों पैर नहीं थे, वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहते थे, इसलिए वो शादी में नहीं गए थे। रिसेप्शन के समय नताशा की जगह प्रकृति को देख उसी वक्त सुमित्रा शादी से घर चली आई थी। सारी रस्मों के बाद सुमित्रा प्रकृति को उसके कमरे की तरफ ले जाते हुए रास्ते में उससे बोली, सुमित्रा, ऐसा क्या जादू किया है तुमने जो मेरा कार्तिक नताशा को छोड़ तो जैसी लड़की से शादी कर बैठा। हाँ, और क्या किया नताशा का जो वो गायब ही हो गई। सुमित्रा प्रकृति को यह सब बोल ही रही थी कि कार्तिक ने बीच में आकर कहा, माँ, आप प्रकृति को क्यों परेशान कर रही हैं? बेचारी थक गई है। मैं हूँ ना, मैं आपको सब बताऊँगा, पर अभी नहीं। अब तो मैं भी थक गया हूँ और आप भी थक गई होंगी ना, तो जाएं, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। इतना बोल कार्तिक प्रकृति का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रकृति, तुम बेड पर सो जाओ, ठीक है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। और कार्तिक कपड़े बदलने के लिए चला गया। कार्तिक के जाते ही प्रकृति वहीं ज़मीन पर बैठ गई और उस वक्त को याद करने लगी जब वो कार्तिक की शादी में जाने के लिए घर से तैयार हो ही रही थी कि उसे अचानक ही अपने पिता के चीखने की और कुछ सामानों के गिरने की आवाज़ आई। पड़ोसियों की सहायता से प्रगति अपने पिता को हॉस्पिटल में भर्ती करा पाई। डॉक्टर के मुताबिक प्रगति के पिता अजय सिंह के सीने में कुछ नसें ब्लॉक हो गई थीं, जिसके लिए उन्हें तुरंत ही बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। देखिए, आपके पिता के दिल की मांसपेशियों में खून पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमें तुरंत के तुरंत ही सर्जरी करनी पड़ेगी। अपने पिता की हालत देख प्रकृति जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे और क्या नहीं। देखिए, सोचने का समय नहीं है, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी और उसके हमें सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर खालिद को बुलाना पड़ेगा। आप जल्दी ही फॉर्म भर दीजिए। इतने में पड़ोस के संजय भैया ने पूछा, डॉक्टर, खर्चा कितना होगा? सर्जरी का खर्चा 4 लाख रुपए होगा और बाकी डॉक्टर खालिद के आने के बाद पता चलेगा कि और कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। आप जल्दी ही फॉर्म भर दीजिए। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो हज़ारों रुपए भी बहुत होते हैं और 4 लाख रुपए प्रकृति कहाँ से लाए? कोई है भी नहीं जो तुरंत उसकी सहायता कर सके। भाई विक्की भी 1 हफ्ते के लिए बाहर गया है, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। पागलों की तरह भागते हुए प्रकृति घर जा पहुंची। घर में जो भी जेवर था सब निकाल डाला, पर उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि इनकी कीमत लाख रुपए नहीं हो सकती है। उसने करण को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन नहीं लगा। उसने कुछ ही समय पहले अपने चाचा को खोया था और अब अपने पिता को नहीं खोना चाहती थी। ऐसे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोचते सोचते उसने फ़ोन उठाया और अपने बॉस कार्तिक सिंघानिया को कॉल किया। पहले तो उसने कॉल नहीं उठाया और दूसरे कॉल को उसने मल्लिका को ट्रांसफ़र कर दिया। मल्लिका से बात करके पता चला कि कार्तिक सर ऑफिस में हैं। आज तो उनकी शादी है, पर सर अभी भी ऑफिस में। छोड़ प्रकृति, तुझे क्या करना है? कार्तिक सर कहीं भी हों। थोड़ी देर में प्रकृति ऑफिस के यहाँ जा पहुंची। एक बार कार्तिक सिंघानिया के दरवाजे पर दस्तक कर बिना कार्तिक की इजाज़त के ही प्रकृति उनके कैबिन में जा पहुंची। कार्तिक ने बिना प्रकृति को देखे ही जोर से चिल्लाते हुए कहा, आई सेड नो मल्लिका। बोलते बोलते ही कार्तिक दरवाजे की तरफ मुड़ा तो देखा मल्लिका नहीं बल्कि प्रकृति है। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ ऑफिस में? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आज आपकी शादी है और दुल्हन और घरवाले इंतज़ार कर रहे होंगे और आप यहाँ। ओह प्लीज़ प्रकृति, तुम यहाँ क्या करने आई हो? पहले वो बताओ और नहीं तो प्लीज़ जाओ। आई एम सॉरी सर। कार्तिक सर, मुझे 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। प्लीज़, मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके लौटा दूंगी। वाह प्रकृति सिंह, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है? तुम्हें आज किसी की हेल्प की ज़रूरत आ पड़ी और फिर भी तुम मुझसे खड़े होकर बहस कर रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एंड ऑल। आई एम सॉरी सर, बट प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए।
मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब तुम जा सकती हो। कार्तिक अपने चेयर पीछे की तरफ घुमाकर बैठ गया। कार्तिक सर, मुझे मेरे पापा के लिए इलाज के लिए पैसे चाहिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सॉरी प्रकृति, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू हेल्प यू। यू मे लीव नाउ। कार्तिक की बात सुन प्रकृति की जैसे जान ही निकल गई। कार्तिक सर हेल्प नहीं करेंगे, उसे पता चल गया। प्रकृति कैबिन के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि कार्तिक ने कहा, क्या कह रही थी तुम कि कुछ भी कर सकती हो? कार्तिक ने प्रकृति की तरफ घूमते हुए कहा। और कार्तिक की बात सुन प्रकृति तुरंत ही बोली, हाँ सर, आप जो बोलेंगे मैं ओवर टाइम भी करूँगी। प्लीज़ सर। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और तुम्हें ओवर टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरा एक काम करना है। आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ सर। ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। थोड़ी देर पहले जो खुशी प्रकृति के चेहरे पर झलक आई थी पर तुरंत ही गायब हो गई। शादी? हाँ प्रकृति, शादी। 1 साल के लिए। फिर उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। तब तक तुम्हें काम करने की भी ज़रूरत नहीं है और साथ ही तुम्हें तुम्हारे घर की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम हाँ बोलो, वहाँ तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हो जाएगा, भाई का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और घर खर्च भी हो जाएगा और तुम्हारे पापा का लोन भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें जहाँ भी जॉब करनी होगी वो भी मैं करा दूँगा। कार्तिक के मुँह से ये सब बात सुनकर प्रकृति के जैसे होश ही उड़ गए। सर, इतना सब आपको कैसे पता? तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है। बोलो जल्दी। तुम्हारे पापा की सर्जरी करनी है ना? डॉक्टर खालिद भी आ चुके होंगे। बाथरूम के दरवाजे की आवाज़ से प्रकृति होश में आई। तुम्हारी विदाई हो चुकी है। अब तुम अगले 1 साल के लिए मिसेस कार्तिक सिंघानिया हो। कॉन्ट्रैक्ट पेपर वहाँ रखा है, मैंने साइन कर दिया है। तुम भी कर दो। इतना बोल कार्तिक लाइट बंद करके सोने चला गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कार्तिक सर ने नताशा को छोड़ मुझसे शादी क्यों की। वो कुछ और भी कह सकते थे। उनकी शादी तो नताशा के साथ तय थी। फिर भी अपने आप से ही सवाल जवाब करते प्रकृति को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। प्रकृति की आँख खुली तो उसने खुद को कार्तिक के बेड पर पाया, पर कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। तैयार होकर प्रकृति कमरे से बाहर हॉल में आई तो पता चला कार्तिक ऑफिस चला गया है और उसकी माँ सुमित्रा भी बाहर गई हुई है। घर में उसके बस कार्तिक के पिता और प्रकृति ही थी। सिंघानिया सर, मैं ज़रा हॉस्पिटल जाकर आती हूँ। अपने पापा को देखने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। अरे बेटा, सर क्या? पापा या डैड बोलो मुझे। तुम्हारे पति का पिता हूँ, तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। जी ठीक है। इतना बोल प्रकृति हॉस्पिटल के लिए निकल गई। प्रकृति हॉस्पिटल पहुंची तो उसकी माँ हॉस्पिटल में ही थी और साथ ही कोई और भी था जिसे प्रकृति ने देखा था पर जानती नहीं थी। मैम, आपके पापा अब ठीक हैं। मैंने कार्तिक सर को भी बता दिया है। ठीक है, मैं आ गई हूँ, अब आप जा सकते हैं। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बस फ़ोन कर दीजिएगा। उस शख्स के जाते ही प्रकृति की माँ ने प्रकृति की तरफ आंख उठाकर देखा। सिंदूर से भरी मांग, गले में मंगलसूत्र। प्रकृति अपनी माँ को देखते ही उससे लिपट गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं आप दोनों में से किसी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए। माँ सिवाय रोने के और प्रकृति के सर पर हाथ फिराने के और कुछ ना कर पाई। पूरा दिन हॉस्पिटल में कैसे बीत गया और रात कब हो गई, प्रकृति को इस बात का पता ही नहीं चला। कार्तिक घर आया तो पाया कि प्रकृति घर में कहीं भी नहीं है। उसके पिता ने उसे बताया कि वो सुबह से ही अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल गई है और अभी तक नहीं आई। आज उसका पगफेरा होना था कार्तिक, और तू बहू को छोड़ ऑफिस चला गया। अच्छा लड्डू, एक काम कर, तू उसे लेने चला जा, उसी बहाने रस्म भी हो जाएगी। इतना बोल कार्तिक के पिता हंसने लगे। क्या डैड, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। अपने पिता को ऐसे हंसते हुए देख कार्तिक उनके पैरों के पास जाकर बैठ गया। मुझे पता है तूने नताशा से शादी क्यों नहीं की,
पर प्रकृति से कैसे कर ली तूने शादी? तुम दोनों में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। और वो कैसे तैयार हो गई तुझसे शादी करने के लिए? चल कोई बात नहीं, अब हो गई है शादी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डैड, मैं आपकी बहू को लेकर आता हूँ। इतना बोल कार्तिक उठ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। मुझे जैसी बहू चाहिए थी ठीक वैसी ही मिली है, जो मेरे बेटे को वापस मेरे पास ले आई और उसे सुधार कर भी रहेगी। हॉस्पिटल में अपने पिता की बगल में बैठे बैठे प्रकृति की कब आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। कार्तिक रूम का दरवाज़ा खोल अंदर आया तो देखा कि प्राकृतिक सो रही है। दरवाजे की आहट सुन प्रकृति की आंखें खुल गईं। प्रकृति, चलो घर। नहीं कार्तिक सर, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने कहा घर चलो। और मैंने कहा कार्तिक सर, मैं यहीं ठीक हूँ, अपने पापा के पास। प्रकृति, तुम शायद भूल रही हो, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी गुलाम नहीं। ओह रियली? गुलाम का तो पता नहीं, पर तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो अगले 1 साल के लिए ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। कार्तिक की बात सुन प्रकृति को बहुत गुस्सा आया, पर अब करे भी क्या बेचारी। और पापा के पास कौन रुकेगा? उनको कुछ ज़रूरत पड़ी तो? प्रकृति ने गुस्से में कहा। मुझे लगता था तुम ये ज़रूर बोलोगी। नरेश है बाहर, वो सब देख लेगा। अब चलो, बहुत देर हो गई है। मुंह बनाते हुए प्रकृति उसके साथ चल दी। कुछ कहा तुमने प्रकृति? हाँ, मैंने कहा मिस्टर ओबोद्रो। क्या उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत अच्छा आदमी। ओह सच में? हाँ बिल्कुल। तब तो तुम झूठ बोल रही हो। इतना बोल कार्तिक आगे चला गया गाड़ी निकालने के लिए। मिस प्रकृति, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। हाँ सॉरी, 1 मिनट। छोटी सी खट्टी मीठी तकरार के साथ कार्तिक और प्रकृति घर के लिए निकल पड़े। 2 दिनों बाद प्रकृति के पिता को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। प्रकृति अपने पिता को स्वस्थ देखकर मन ही मन खुद को ये समझा रही थी कि उसने कोई गलती नहीं की और कार्तिक ने भी उसका वादा पूरा किया। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से तुझे ये सब करना पड़ा। सब मेरी गलती है। कितने अरमान संजोए थे मैंने तेरी शादी के लिए, पर अब क्या कहूँ। इतना बोल प्रकृति के पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कार्तिक बहुत अच्छे हैं। भले उन्होंने यूँ अचानक से शादी की मुझसे, पर बहुत अच्छे हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ पापा वहाँ। प्रकृति अपने पिता से बात कह रही और वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा करण उनकी बातें सुन दरवाजे से ही लौट गया। प्रकृति सिंगानिया हाउस जाने के लिए ऑटो देख ही रही थी कि उसकी नज़र करण पर पड़ी। तुमने सिगरेट पीनी कब शुरू कर दी करण? करण ने आंखें ऊपर करके देखा। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और चूड़ियों से भरे हाथ लिए प्रकृति नई नवेली दुल्हन सी उसके सामने खड़ी थी। और करण एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए बैठा था। प्रकृति, तुम कैसी हो? सिगरेट नीचे फेंकते हुए करण उठा। मैं तो ठीक हूँ करण, पर तुम ठीक नहीं हो। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम ऐसे नहीं थे। प्रकृति, नहीं सॉरी प्रकृति मैम, अब तो आप मेरे बॉस की वाइफ हैं। तो क्या करण? क्या अब हम दोस्त नहीं हैं करण? आपके पापा कैसे हैं मैम? मैंने सुना था उनकी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, इसीलिए सोचा हालचाल पूछ लूँ। हाँ, पर अब ठीक है पापा। और करण, मैं प्रकृति हूँ और अभी हम दोस्त हैं। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो ये बात है। भैया जी, 2 चाय देना। ये क्या, शादी के बाद 2 चाय एक साथ पीने लगी हो? नहीं बिल्कुल नहीं, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। पर मेरे पास तो चाय है, ये देखो। हाँ, तुम खुद ही देखो क्या है उसमें। चाय में मक्खी गिर गई है तुम्हारी। चलो कोई नहीं, मैं हूँ ना। हम फिर से अपनी दोस्ती की शुरुआत चाय से ही करेंगे। करण, मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती। प्लीज़ मेरा दोस्त मुझे वापस दे दो। प्रकृति ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा। प्रकृति की बात सुन करण खुद को रोक नहीं पाया और हाथ मिलाते हुए बोला, ठीक है। ओ भैया जी, जल्दी लाइए चाय। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं करण कि ये रिश्ता, ये शादी बस एक सौदा है।
मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, कार्तिक सर से नहीं। पर मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। अपने मन की बात अपने मन में ही रख प्रकृति सिंगानिया हाउस की तरफ निकल गई। प्रकृति सिंगानिया हाउस पहुंची तो उसे कार्तिक कहीं नहीं दिखा और बाकी घरवाले खाने की टेबल पर बैठे थे। प्रकृति को देख कार्तिक के पिता योगेंद्र जी ने उससे कहा, आओ बेटा, देर हो गई तुम्हें आने में। आओ खाना खा लो तुम भी। नहीं डैडी जी, मैं खाना खाकर आई हूँ। देर हो गई थी तो वहीं से मम्मी ने बोला खाकर ही जा अब। नहीं, हम तो उनकी बेटी को भूखा रखते हैं ना, यहाँ जैसे। सुमित्रा जी ने प्रकृति को ताना देते हुए कहा। ओह कम ऑन मॉम, भाभी को वैसे भी ये सब कहाँ पसंद आता होगा। उन्हें तो अपने घर का रूखा सूखा ही पसंद आता होगा ना। कार्तिक की छोटी बहन जिया ने सुमित्रा का साथ देते हुए कहा और दोनों माँ बेटी हंसने लगीं। तुम दोनों चुपचाप खाना खाओ, ठीक है। और प्रकृति बेटा, पूल साइड कार्तिक होगा, उसे बुला लाओ खाने के लिए। और अगर वहाँ ना दिखे फिर भी तुम्हें वही मिलेगा वो। प्रकृति पूल साइड पहुँची तो कार्तिक नहीं दिखा। वो जाने को हुई तो उसे याद आया कि सिंघानिया सर ने कहा था कि कार्तिक पूल साइड ही मिलेगा। प्रकृति ने गौर किया तो देखा कि पूल के एक कोने में थोड़ी सी रोशनी दिख रही थी। पास जाकर देखा तो पता चला कि सिगरेट की रोशनी है। कार्तिक सर चलिए, आपको सिंघानिया सर बुला रहे हैं। प्लीज़ प्रकृति जाओ, मुझे नहीं आना, मैं यहीं ठीक हूँ। कार्तिक की आवाज़ में कुछ बदलाव महसूस करते हुए प्रकृति और आगे बढ़ी। कार्तिक सर, आप यूँ अंधेरे में क्यों बैठे हैं? चलिए ना प्लीज़। कार्तिक कुछ बोलने ही वाला था कि प्रकृति उसके सामने पहुँच गई। सामने शराब से भरा हुआ गिलास और हाथ में सिगरेट लिए कार्तिक बैठा था। उसे देख लग रहा था जैसे वो थोड़े समय पहले ही पूल से बाहर निकला हो। चेहरे पर दर्द लिए हुए कार्तिक अपनी इस दुनिया में मगन था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहने दो। मुझे सिंघानिया सर ने भेजा है आपको बुलाने के लिए। सब आपका खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कहा प्रकृति? इंतज़ार? और वो भी मेरा? और वो भी खाने के लिए? नाइस जोक। मुझे तो याद भी नहीं कि कब मैंने अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया था। खाना तो छोड़ो, एक कप चाय भी पी थी, वो भी याद नहीं है। प्रकृति ने गौर किया तो पाया कि कार्तिक की आंखों में एक अजीब सा दर्द था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। प्रकृति रात भर करवटें बदलती रही। कार्तिक को ऐसा उसने पहली बार देखा था। उसे कभी उसने हंसते हुए नहीं देखा था, पर ऐसे दर्द में भी कभी नहीं देखा था प्रकृति ने कार्तिक को। कार्तिक रात भर पूल साइड में ही बैठा रहा और प्रकृति उसके कमरे में। नींद दोनों की आंखों में नहीं थी। सुबह तैयार होकर प्रकृति जब नीचे हॉल में आई तो पता चला कि कार्तिक सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया है। अरे मैं तो कमरे में ही थी। कार्तिक सर कमरे में आए और तैयार होकर निकल भी गए और मुझे पता भी नहीं चला। मैं क्या इतनी गहरी नींद में थी या वो इतने स्मार्ट हैं? नहीं बेटा, उसका सामान नीचे पूल साइड के कमरे में भी है। वो वहीं से तैयार होकर चला जाता है कभी कभी। प्रकृति खुद से बात कर ही रही थी कि योगेंद्र सिंघानिया जी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, और चाय नाश्ता किए बगैर ही चले गए कार्तिक सर? हाँ, वो हमेशा जल्दी निकल जाता है, रात को देर से आता है। हमने साथ बैठकर खाना कब खाया या चाय कब पी थी, मुझे तो याद भी नहीं है। योगेंद्र जी की बात सुन प्रकृति कुछ सोच में पड़ गई। मैं हूं ना डैडी, मैं आपके साथ चाय नाश्ता करूंगी। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, मैं तो खुश हूँ कि चलो कोई मुझे मिला जो मेरे साथ चाय पीने के लिए बोल रहा है। अच्छा डैडी, आप क्या चाय के साथ नाश्ते में क्या लेंगे? सच कहूँ तो बेटा, आलू के पराठे खाए बहुत दिन हो गए हैं। हो सके तो आप बस थोड़ी देर रुकिए डैडी, मैं जल्दी से जल्दी आलू के पराठे लेकर आती हूँ। बाहर लॉन में चाय पीते हुए योगेंद्र जी ने प्रकृति से कहा, बेटा तुम्हें पता है, बचपन में अपना लड्डू मेरे साथ चाय पीने की बहुत जिद किया करता था। उसके बगैर अगर मैंने सुबह की चाय पी तो कयामत ही आ जाती थी। लड्डू कौन डैडी? लड्डू वही तुम्हारा कार्तिक सर। बोलते बोलते योगेंद्र जी हंसने लगे। और कार्तिक सर का नाम लड्डू है? यह सुन प्रकृति को भी हंसी आ गई। तुम्हें पता है बेटा, एक दिन मुझे देर हो रही थी और मैं उसे बिना उठाए ही चाय पीकर ऑफिस के लिए निकला। तो पता है उसने क्या किया था?
क्या किया था? पूरा दिन उस लड़के ने खाना नहीं खाया था और तबीयत भी ख़राब कर ली थी। तब से मुझे कितनी भी देर होती रहे, मैं कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाता था। और एक आज का दिन है। बोलते बोलते योगेंद्र जी उदास हो गए। अब क्या कर सकते हैं डैडी, आप दिल छोटा मत कीजिए। कार्तिक को आते आते बहुत देर हो गई थी। घर में सब सो चुके थे। दरवाजे की आवाज़ से प्रकृति की आंख खुली, पर उसने कमरे में चारों तरफ देखा, पर उसे कोई भी नहीं दिखा। प्रकृति को न जाने क्या सूझा कि वो पूल साइड की तरफ चली गई। कार्तिक वही उसी हाल में मिला उसे, जिस हाल में कल मिला था। बिना कुछ कहे ही प्रकृति कमरे में वापस आ गई। कितनी अजीब बात है ना, एक ही घर में रहते हुए भी बाप बेटे में कितनी दूरियां हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्यार के लिए तड़प रहे हैं और दोनों ही समझते हैं कि सामने वाला बदल गया है। आज सुबह प्रकृति थोड़ा जल्दी उठ गई थी, या कहें तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी। सबकी पसंद का नाश्ता प्रकृति ने खुद ही बनाया और कार्तिक को देखने के लिए गई तो पता चला कि वो सो रहा है और योगेंद्र जी पूजा में व्यस्त हैं। थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब प्रकृति से नहीं रहा गया तो वो वापस कार्तिक को देखने के लिए गई, पर तब तक देर हो चुकी थी। कार्तिक निकल चुका था और योगेंद्र जी की पूजा अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। बाप बेटे को साथ में चाय पर लाने की पहली कोशिश तो प्रकृति की बेकार हो गई। अब क्या करेगी प्रकृति? क्या हुआ कार्तिक सर, कितना शोर कर रहे हैं आप? अरे यार, एक तो मेरा कोई सामान नहीं मिल रहा है और तुम्हारी नींद खराब हो रही है। वाह, तुम सो जाओ। क्या ढूंढ रहे हैं कार्तिक सर आप? अरे पूल साइड के कपड़े मेरे। इतना बोलते बोलते कार्तिक रुक गया। प्रकृति, मेरे कपड़े कहाँ हैं और बाकी सामान जो पूल साइड रखा था? कार्तिक सर, आपके कपड़े कहाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे। मुझे कैसे पता होगा? देखो, मुझे पता है तुमने ही ये सब किया है, तो प्लीज़ ये ड्रामा मत करो कि तुम्हें नहीं पता कुछ भी। हाँ कार्तिक सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने ही सब किया है। अब आपके पास इस कमरे में सोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो शांति से सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। बहुत नींद आ रही है मुझे। एक नंबर की ज़िद्दी लड़की है ये। चिढ़ते हुए कार्तिक को हारकर कमरे में ही सोफे पर सोना पड़ा। प्रकृति सुबह उठी तो कार्तिक सोया हुआ था। जल्दी जल्दी तैयार होकर कमरे को बाहर से लॉक कर प्रकृति नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद कार्तिक उठा। उसे आज उठने में थोड़ी देर हो गई। बड़े दिनों बाद सोफे पर जो सोया था। तैयार होकर कार्तिक जब ऑफिस जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोलने गया तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि प्रकृति ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। ये किसने किया? अब प्रकृति, ओपन द डोर, मुझे लेट हो रहा है। बेचारा कार्तिक चिल्ला चिल्ला कर गला बैठ गया, पर दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और कार्तिक जैसे ही बाहर आया तो प्रकृति ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। प्रकृति, क्या चल रहा है तुम्हारा ये? क्या बात है कार्तिक सर, आपने तो मेरे नाम की माला जप ली है कल रात से। हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। वाह, थैंक यू कार्तिक सर, मुझे इतने अच्छे से जानने के लिए। प्रकृति कार्तिक को लॉन में ले गई, जहाँ योगेंद्र जी बैठे थे। सामने चाय और पराठा रखा था। तुमने मुझे इस चाय के लिए इतना लेट कराया। तुम्हें पता है कितनी ज़रूरी मीटिंग थी आज मेरी। टाइम पर नहीं पहुंचने से वो लोगों ने मीटिंग और डील दोनों कैंसिल कर दी। कार्तिक इतना गुस्सा हो गया था कि वो प्रकृति पर हाथ उठाने जा रहा था, पर योगेंद्र जी ने उसे रोक दिया। रोते हुए प्रकृति कमरे में चली गई। कार्तिक, ये क्या तरीका हुआ? अपनी पत्नी से कोई ऐसा व्यवहार करता है? एक तो वो हम दोनों को पास लाने की कोशिश कर रही है और ऊपर से तूने ऐसा किया उसके साथ। अपने पिता की बात सुनने के बाद कार्तिक को एहसास हुआ कि उसने प्रकृति के साथ गलत किया है। प्रकृति खिड़की के पास खड़ी रोए जा रही थी। देखो, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सौदेबाजी के रिश्ते में होकर भी तुमने मेरे डैडी के बारे में सोचा। कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, मैं ठीक हूँ। कार्तिक बोल ही रहा था कि प्रकृति ने उसे बीच में टोकते हुए बात खत्म कर दी और कमरे से बाहर आ गई। अपनी गलती पर पछताते हुए कार्तिक भी ऑफिस के लिए निकल गया। कार्तिक शाम में घर आया तो प्रकृति उसे कहीं नहीं दिखी। बहू मायके गई है, आती ही होगी। इतना बोल योगेंद्र जी अपने कमरे की तरफ चल दिए।
कार्तिक घर के बाहर आया ही था कि उसे प्रकृति दिखी करण के साथ बाइक पर आते हुए। यह देख कार्तिक वापस घर के अंदर चला गया। प्रकृति कमरे में आई तो कार्तिक सोफे पर ही बैठा था, पर उसे अनदेखा कर प्रकृति चेंज करने चली गई। जैसे ही प्रकृति चेंज करके आई तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तो लगा था कि मैं गलत हूँ जो मैंने सुबह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, पर नहीं, तुम तो घर में एक अच्छी बहू होने का दिखावा करती हो और बाहर अपने आशिक के साथ घूमती हो। कार्तिक सर, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। मैं हद से बाहर नहीं जा रहा हूँ प्रकृति सिंह, बल्कि हद से बाहर तो तुम जा रही हो। शादी के बाद भी अपने यार से मेल जोल रख रही हो। इतना तो लिहाज करो कि बस 3 महीने ही हुए हैं शादी को। बहुत हो गया कार्तिक सर, और मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। और मेरे दर्द का क्या प्रकृति, कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं बल्कि अभी भी अपने यार के साथ घूमती है। मुझसे नहीं बल्कि उससे ही बात करती है। मैंने इतना कहा तो तुम्हें इतना बुरा लगा? हाँ। कार्तिक की बातें प्रकृति को समझ में नहीं आ रही थी। उसने खुद को छुड़ाने के लिए कार्तिक को धक्का दिया, पर कार्तिक को धक्का देने के साथ ही वो खुद भी उसके ऊपर गिर पड़ी। मैं क्या इतना बुरा हूँ कि तुम मुझसे प्यार से बात भी नहीं करती हो? कार्तिक सर। कार्तिक की बात सुन प्रकृति ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। प्रकृति की बात सुन कार्तिक जैसे होश में आया और प्रकृति को खुद से अलग कर कमरे से बाहर चला गया। कार्तिक की बातें सुन प्रकृति रात भर सो नहीं पाई। पर कार्तिक सर को इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं किसी से भी मिलूं या बात करूं, हमने तो बस एक समझौते, एक सौदेबाजी का रिश्ता किया है, जिसके लिए कार्तिक सर ने मुझे क्यों चुना? अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो क्या कार्तिक सर नताशा से शादी करते या शादी ही नहीं करते? मैं सच में पागल हो जाऊंगी यार। क्या चल रहा है ये, और क्यों चल रहा है ये मिस्टर उबोद्रो वीना? जब से मेरी ज़िंदगी में है तब से जीना हराम कर रखा है मेरा। दूसरे दिन कार्तिक सुबह जल्दी ऑफिस चला गया। प्रकृति बेटा, तेरा बास तो आज फिर ऑफिस जल्दी चला गया। अब क्या करें? क्या करें डैडी? वो मिस्टर ओबोद्रो को कोई नहीं समझ सकता है। लगता है मुझे फिर भूखा रहना पड़ेगा पूरा दिन। यही ठीक रहेगा डैडी। अरे बेटा, ये तू क्या बोल रही है? मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। और तू क्या मेरे जन्मदिन के दिन भूखा रखेगी? क्या आज आपका जन्मदिन है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? चलिए फिर मिस्टर ओबोद्रो को आपके जन्मदिन पर बुलाने का प्लान शुरू करते हैं। शाम को प्रकृति ने कार्तिक को फ़ोन मिलाया, पर उसने उठाया नहीं। फिर योगेंद्र जी के फ़ोन से फ़ोन किया तो डैड, बाद में कॉल करता हूँ, इतना बोल फ़ोन रख दिया। पर थोड़ी ही देर बाद कार्तिक घर आया। हैप्पी बर्थडे डैड, कार्तिक ने योगेंद्र जी के पैर छूते हुए कहा। योगेंद्र जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आज तो सच में मेरा बर्थडे हैप्पी हो गया है बेटा। अगर तुम मैसेज नहीं करती तो भी मुझे याद था कि आज डैड का बर्थडे है। पर फिर भी मैसेज करने के लिए थैंक यू। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आज पिता और बेटे को बड़े दिनों बाद इतना समय एक साथ बिताने को मिला था। रात का खाना भी सबने साथ में ही खाया। थैंक यू बेटा प्रकृति, जो तूने मेरा दिन इतना यादगार बना दिया। पापा, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना, तो मेरा फ़र्ज़ है कि अपने पापा के चेहरे पर मुस्कान लाऊं। प्रकृति और योगेंद्र जी की बातें सुन कार्तिक खुश तो था, पर उसे यह भी पता था कि ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, प्रकृति और योगेंद्र जी और कार्तिक का रिश्ता मजबूत होते जा रहा था। वैसे कार्तिक सर, आप आजकल पूल साइड नहीं जाते सोने? यह मेरा कमरा है और मेरा घर है। मैं जहाँ चाहूँगा वहीं सोऊं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ना ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट के लिए यहाँ आएंगे कार्तिक सर? हाँ बोलो। यह आपका कमरा है तो आप अपने बेड पर सो सकते हैं। कब तक सोफे पर सोने का प्लान है? सो जाइए बेड पर, हम दोनों सो सकते हैं आराम से। सच में? सोच लो। हाँ सोच लिया कार्तिक सर, आप सो जाइए यहाँ। अब तो हम दोस्त बन गए हैं ना। दोस्त सब सुनते ही कार्तिक की खुशी जैसे गायब हो गई। गुड नाइट कार्तिक सर। गुड नाइट, सो जाओ अब तुम। प्रकृति को सोने के लिए बोल। कार्तिक खिड़की के पास सिगरेट पीने आ गया। कार्तिक ने सिगरेट जलाई ही थी
कि ये क्या कर रहे हैं आप कार्तिक सर? आपको कितनी बार मना किया है मैंने, पर आप सुनते ही नहीं। कार्तिक के हाथ से सिगरेट लेकर प्रकृति ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। कब तक नहीं पीने दोगी तुम मुझे सिगरेट प्रकृति? जब तक मैं हूँ आपको सिगरेट नहीं पीने दूंगी। कब तक प्रकृति? इस जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। बोलते बोलते प्रकृति रुक गई। तुम कुछ बोल रही थी प्रकृति? नहीं कुछ नहीं कार्तिक सर, गुड नाइट। इतना बोल प्रकृति सोने चली गई। तुम हर बार बीच में छोड़कर चली जाती हो प्रकृति। कभी तो वो कह दो जो मैं सुनना चाहता हूँ। जब तुम्हें पहली बार देखा, देखते ही तुम्हें मैं खुद को हार बैठा था। तुम उस वक्त मेरी नहीं थी, पर आज तो तुम मेरी हो। तो मेरी कब बनोगी प्रकृति? मेरे बर्थडे पर तुमने मुझे सरप्राइज़ दिया था ना। अब मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर ऐसा तोहफा दूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगी मिस प्रकृति सिंह। और गुस्से में कार्तिक ने सिगरेट जलाई और कमरे से बाहर चला गया। जितना मोह तुमने इस घर से, पापा से और मुझसे लगाया है ना प्रकृति, तुम नहीं जा पाओगी। और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता, मेरे पापा को मुझे वापस दिलाया है। बस एक हफ्ते ही तो बचे हैं हमारी शादी को 1 साल होने में। 2 दिनों बाद प्रकृति का जन्मदिन था और कार्तिक आज उसे उसकी ज़िंदगी का सबसे यादगार तोहफा देने वाला था। कार्तिक ने उसके लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी। उसके लिए ड्रेस भी खुद कार्तिक ने ही सिलेक्ट किया था। प्रकृति, मैंने तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लिया है, पर एक सरप्राइज़ है मेरे पास। सरप्राइज़ क्या है कार्तिक सर? अचानक ही लाइट्स बंद हो गईं और लाइमलाइट में थे बस कार्तिक और प्रकृति। मेरी ज़िंदगी की पतवार तुमने कुछ यूं आकर संभाल ली, मुझे जीने की नई वजह दी। ये पतवार अब तू ही थामे रख, मेरी अंतिम सांस तक मेरा हाथ रहे तेरे हाथ में। तेरे बगैर हम कुछ नहीं है, मेरी हर एक सांस में बसी एक तू है। प्रकृति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू मिसिस सिंघानिया, लव यू सो मच। पता है मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी कविता नहीं थी, पर मेरा प्यार सच्चा है प्रकृति। कार्तिक की बातें सुन प्रकृति बिना कुछ कहे ही कार्तिक के गले लग गई। मुझे पता है ये कविता अच्छी नहीं है, पर मेरे लिए बहुत खास है। पापा ने बताया था आपको कविता पढ़ना ही पसंद नहीं था, तो आप लिखते भी कैसे? प्रकृति ने कार्तिक की आंखों में देखते देखते ही कहा, आई लव यू कार्तिक सर। नहीं, सिर्फ कार्तिक कहो। कार्तिक, आई लव यू। अब मैं आपको पूरी ज़िंदगी सिगरेट और शराब नहीं पीने दूंगी, समझे आप? अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो खुद का ही नुकसान कर लिया। कार्तिक के पेट में मुक्का मारते हुए प्रकृति बोली, कार्तिक आप भी ना। और सारा हाल तालियों के शोर से गूंज उठा। अपने ख्यालों में गुम खिड़की के पास खड़ी प्रकृति को यह एहसास भी नहीं हुआ कि कमरे में कार्तिक उसके पीछे खड़ा है। कार्तिक, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बीवी को गले लगा रहा हूँ, उसे प्यार करना है मुझे। याद है मुझे, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पर अब तो वो बंदिशें नहीं है ना मुझ पर। नहीं कार्तिक सर, कोई बंदिश नहीं है। कितनी अजीब बात है ना कार्तिक सर। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं कितनी नफरत करती थी आपसे, और अब प्रकृति। पर अब नहीं कार्तिक सर, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हाँ, यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा प्रकृति। पर एक बात पूछे कार्तिक सर? एक बात नहीं, 10 बात पूछो। पर कार्तिक, कार्तिक सर नहीं। हाँ कार्तिक। इतना बोल प्रकृति ने शर्म से आंखें नीची कर लीं और इतने में कार्तिक ने उसके गालों पर अपना स्पर्श किया। तुम कुछ पूछने वाली थी ना प्रकृति? पर देखो, तुम्हारा दिमाग और दिल एक जगह नहीं है, जो भूल जाता है कि तुम्हें कुछ बोलना था मुझसे। कार्तिक, आप भी ना। मेरा दिल और दिमाग एक ही जगह पर है, पर आपकी वजह से। क्या मेरी वजह से प्रकृति? बोलो। नहीं, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना है। कार्तिक को खुद से दूर कर प्रकृति ने कदम आगे बढ़ाया ही था कि कार्तिक ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो, हमारी शादी के बारे में ना। मैं तुम्हें आज सब बताता हूँ। प्रकृति के माथे को चूमते हुए कार्तिक ने कहा, बहुत प्यार करता हूँ मैं प्रकृति तुमसे। जब से पहली बार देखा था तुम्हें, जब हम पहली बार टकराए थे रिसेप्शन के यहाँ, उसी वक्त तुम मेरे दिल में उतर गई थी।
डैड की वसीयत में लिखा था कि मेरी शादी के बाद मेरी प्रॉपर्टी और ऑफिस सब मेरी बीवी का हो जाएगा। और नताशा को मॉम ने पसंद किया था और उन्होंने पापा से शादी भी इस प्रॉपर्टी के लिए की थी, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए वो नताशा को लाई थी ताकि सारी प्रॉपर्टी नताशा के नाम हो जाए और उसके बाद उनके। यह बात मुझे शादी के दिन ही पता चली थी कि मेरी मॉम ने ऐसी साजिश की है। पर देखो ना कितनी अच्छी बात हुई, मुझे उसी समय तुम मिल गई। और अगर मैं नहीं आती तो आप क्या करते? तुम चाहो या मैं चाहूँ, क्या ही होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कार्तिक, आप भी ना कभी शायरी या मिसालें मत कहना प्लीज़। क्या यार प्रकृति, मैं उतना बुरा कहता हूँ? पहली बार मुलाकात में जिंदा मुर्रा तुमने मुझे कहा था, उतना बुरा तो नहीं कहा ना मैंने। कार्तिक, आई एम सॉरी, मैंने आज तक जो भी कहा हो। कोई बात नहीं प्रकृति, ये एक दूसरे से मिलने की वजह कुछ भी हो सकती है, जब तकदीर मिलाने के लिए तैयार बैठी हो। प्रकृति, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। और कार्तिक, मैं आपको प्यार देना चाहती हूँ, बहुत प्यार, लड्डू के इतना। प्रकृति, लड्डू नहीं यार, ना ना, मैं तो आपको लड्डू ही बुलाऊंगी। प्रकृति की बात सुन कार्तिक को हंसते हुए देख प्रकृति भी हंसने लगी। प्रकृति कार्तिक के गले लगे ही सो गई। कार्तिक और प्रकृति का सौदेबाजी का रिश्ता कब इश्कबाजी में बदल गया, उन्हें खुद ही नहीं पता।